दो चेहरे वाली बहू। दीपिका एसी की ठंडी ठंडी हवा में मजे की नींद से सो रही थी। तभी उसकी नींद खुल जाती है। गुड मॉर्निंग दीपिका। ये क्या, इन गरीबों ने अब तक मेरी बैठी नहीं रखी। निम्मी, अरे ओ निम्मी, मम्मी जी, अरे कहाँ मर गए सबके सब। पसीने से भीगी कविता और निम्मी भागे भागे कमरे में आते हैं। तभी वो गुस्से में बोलती है, क्यों निम्मी, अब क्या मुझे रोज रोज बताना पड़ेगा कि मेरे उठने से पहले मेरी बेडटी मेरी टेबल पर होनी चाहिए। माफ कर दो दीपिका भाभी, मैं भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। निम्मी जल्दी से चाय बनाकर दीपिका को लाकर दे देती है। तभी कविता कहती है, बहू खाने में क्या बनाऊं? आज खाने में कुछ नहीं बनेगा, रात का खाना बचे है ना, वही ढूंढ कर काम चला लेना। मगर भाभी वो सारा खाना तो गर्मी के मारे खराब हो गया है। इसमें गलती मेरी नहीं, तुम गरीबों की है। जब घर में फ्रिज है तो उतना सारा खाना खराब कैसे कर दिया? फ्री फंड का खा खाकर तुम लोगों को चर्बी चढ़ गई है। तुम गरीबों को आज पूरा दिन भूखे रहना होगा, तभी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये कहकर दीपिका किचन में ताला लगा देती है और शॉर्ट ड्रेस पहनकर महंगा सा पर्स टांगकर ठाट सी किटी पार्टी में चली जाती है। वहीं निम्मी और उसके बूढ़ी माता पिता कविता और शंकर की हालत गर्मी और भूख से बिगड़ती जा रही थी। भूखा रहने के कारण शंकर का शुगर बढ़ जाता है और वो जोर जोर से खांसने भी लगता है। अजी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? भूख लगी होगी ना। पता नहीं कैसी दो चेहरे वाली बहू घर ले आए हैं, जिसके दिल में अपने ससुराल वालों के लिए थोड़ी भी दया नहीं। ऐसा कहते हुए कविता की झुलसी आंखों के आगे पुरानी यादों की यादें झांकने लगती है, जब इस घर आंगन में हंसता खेलता परिवार रहा करता था। मालकिन, पूजा की थाली तैयार कर दी है। ठीक है लल्लू, मैं मंदिर होकर आती हूँ। कविता का घर बहुत ही बड़ा और हर सुख संपन्नता से भरपूर था। मंदिर पहुंचकर कविता पूजा करके कहती है, पंडित जी, मेरे नमन के लिए किसी संस्कारी लड़की का रिश्ता बताइए। अचानक कविता के सामने पूजा की थाली लिए दीपिका आकर खड़ी हो जाती है। उसके लंबे काले घने बाल, सर पर एक बिंदी लगी होती है और उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ होता है। पंडित जी, ये प्यारी सी लड़की कौन है? अरे बड़ी ही संस्कारी बच्ची है, कविता बहन रोज मंदिर में पूजा करने आती है। कविता को दीपिका पसंद आ जाती है और वो उसके सामने रिश्ते की बात रखती है और फिर दीपिका और नमन की शादी हो जाती है। दीपिका बहू, इस कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। वेलकम टू आवर फैमिली भाभी। अब आ गई हो ना, तो हम दोनों ननंद भाभी एक साथ खूब गप्पे मारेंगे। भगवान, ये तो मुझसे कौन की तरह चिपक ही गई। कंट्रोल दीपिका, कंट्रोल। निम्मी, तेरी भाभी थक गई हैं, अभी हमें आराम करने जाने दे। असल में भोली भाली दिखने वाली दीपिका बहुत ही घमंडी और मन मिजाजी थी, मगर क्या उसके सीधे साधे ससुराल वाले चालाक दो चेहरे वाली बहू की असलियत पहचान पाएंगे? अगली सुबह दीपिका संस्कारी बहू की तरह से सुबह उठकर सारा काम करती है और अच्छा खाना बनाती है और गर्मी से चिढ़कर कहती है, इसकी बहन का भरोसा, ये लोगों का भरोसा जीतने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, सबसे ज्यादा तो चेहरे बदलने पड़ते हैं। इसके बाद दीपिका सभी को खाना खिलाती है। तभी घर का नौकर लल्लू भी सभी के साथ मेज पर बैठकर खाना खाता है। मालकिन, भैया जी के तो भाग्य खुल गए हैं, भाऊजी कितना अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ लल्लू, हमारी बहू में 36 के 36 गुण है। अब गुजरते समय के साथ नमन काम के लिए बाहर चला जाता है, जिसके बाद भोले भाले ससुराल वालों को अपनी बहू का दूसरा ही चेहरा देखने को मिलता है। दीपिका शॉर्ट ड्रेस और हाई हील्स पहनकर हॉल में आकर अपने ससुर के बगल में बैठ जाती है। बहू, ये तूने कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं? शरीफ घरों की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ये सुनकर बेशरम दीपिका सिगरेट का धुआं अपनी सास के मुंह पर उड़ाते हुए कहती है, आई डोंट केयर मामी जी, क्योंकि मैं तो बेशरम हूँ। ओह कम ऑन ससुर जी, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। दीपिका की बेपरवाही देखकर शंकर कड़े शब्दों में कहता है, बस बहू, बहुत हो गया तेरा ढीठपना, हद होती है बेशर्मी की। शंकर को ऊंची आवाज में बात करता देखकर दीपिका गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, साला 6 मीटर की साड़ी पहनकर सारा दिन जी माँ जी बाबूजी की रट लगाए रहो, वो तुम लोगों को चलेगा? अरे मेरी कोई अपनी भी जिंदगी है कि नहीं?
मालिक उठिए, आप ठीक तो हैं? अभी ओ फटे हुए दूध की फफूंदी, तू बड़ा सगा बनता फिर रहा है ना मेरे ससुराल वालों का। अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चल उठा अपना बोरिया बिस्तरा और गांव निकल जा। बहू, लल्लू सालों से हमारे घर में काम कर रहा है। हमारे घर से ही उसकी रोजी रोटी चल रही है। उसे काम से मत निकाल, और फिर वो चला जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? अरे तुम सब क्या यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने को हो? आज से सारा काम तुम करोगे, समझे? इस तरह दीपिका गरीब लल्लू को काम से निकालकर उस गरीब के पेट पर लात मारती है। साथ ही अपने ससुराल वालों को घर में नौकर बनाकर काम करवाती है। मामी जी, मामी जी। हाँ बहू, तूने बुलाया? मेरे कपड़े अब तक गंदे क्यों पड़े हैं? अभी इसी वक्त मुझे मेरे कपड़े धुले हुए चाहिए। ऐसा कहते हुए दीपिका गंदे कपड़ों का ढेर अपनी गरीब सास के मुंह पर मार देती है और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से भी मना कर देती है। जिसके बाद कविता गड़ी धूप में कपड़े धोने लगती है। वहीं दीपिका अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से बैठकर जूस पीती है। तभी नमन का फोन आता है। नमन, घर आने वाले हैं, तुम तीनों कान खोलकर सुन लो। अगर मेरे इस दूसरे चेहरे के बारे में नमन को पता चला तो तुम तीनों के तीनों कल सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। थोड़ी देर में नमन घर चला आता है और दीपिका संस्कारी बहू बनकर काम करने का झूठा नाटक करती है। नमन, आ गए आप? प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। अपने माता पिता का कमजोर शरीर देखकर नमन कहता है, माँ पिताजी, आप दोनों इतने कमजोर क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? दीपिका, तुम माँ पिताजी का ख्याल नहीं रखती थी क्या? ये सुनकर दीपिका गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई छुटमुट का रोना शुरू कर देती है। देखा, कर दिया ना मुझे पल भर में पराया। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था दीपिका। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और नमन का काम के सिलसिले में आना जाना लगा ही रहता है। नमन के सामने तो दीपिका एकदम अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल वालों के साथ प्यार से पेश आती और नमन के घर का दरवाजा पार करते ही अपने ससुराल वालों को अपना दूसरा चेहरा दिखाती, उनसे गर्मी में काम करवाती और आधा पेट खाना खिलाती। तब से लेकर अब तक शंकर, कविता और निमी चुपचाप ये अत्याचार सहते चले आ रहे हैं। माँ, भाभी भैया के सामने कितनी भोली बनती हैं और उनके चले जाने के बाद अपना दूसरा चेहरा दिखाती हैं। हमें भैया को सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर कब तक हम अपने ही घर में नौकर बनकर रहते रहेंगे? निमी की सारी बातें दीपिका सुन लेती है और नशे में धुत लड़खड़ाती हुई आकर उसके बाल खींचकर कहती है, अच्छा तो मेरी प्यारी ननद मेरा घर तोड़ने का जाल बिछा रही हैं। मेरे बाल, भाभी मुझे छोड़ दो। माँ, बचाओ मुझे। बहू, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दे। हट बुढ़े। ऐसा कहकर दीपिका शंकर को लात मारकर निमी का सर दीवार में पटकने लगती है। वहीं कविता उसके पैरों में खूब गिड़गिड़ाती है, मगर कहते हैं ना, सच एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। ऐन मौके पर नमन घर आ जाता है और दीपिका का घिनौना चेहरा उसके सामने आ जाता है। दीपिका, छोड़ो मेरी बहन को, मैं कहता हूँ छोड़ो। नमन को अपने सामने खड़ा देखकर दीपिका का नशा उतर जाता है और वो डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है और थरथराते हुए कहती है, नमन तुम? हाँ मैं। निमी आंसुओं से भरी नमन को गले लग जाती है और नमन कहता है, अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। एक तरफ तो तुम मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार की सगी बनकर उनका ख्याल रखने का नाटक करती रही और मैं तुम्हारे दूसरा चेहरा देख ही नहीं पाया। अरे रंग बदलने में तुमने तो गिरगिट को भी मात दे दी है। मैं हमेशा समझता था कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी और मेरे परिवार को तुम जैसी बहू मिली है, मगर उस संस्कारी बहू का दूसरा चेहरा ये है, आज से तुम मेरी बीवी नहीं, चली जाओ मेरे घर से। ये कहकर नमन दीपिका की मांग से उसका सिंदूर मिटा देता है और उसका मंगलसूत्र भी छीन लेता है। अपने दो चेहरों के कारण दीपिका का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है, जिससे दीपिका रोते हुए कहती है, नमन मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह से मत छोड़ो, मुझे एक मौका दे दो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नमन, बहू को माफ कर दे, हमारे लिए अपना बसा बसाया घर मत तोड़। देखा दीपिका, जिनके साथ तुमने इतना बुरा किया वो तुम्हारे हक में बोल रहे हैं। उनके तुम्हारी तरह दो चेहरे नहीं जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हों। आखिर में दीपिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है।